नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने प्रोग्राम देश डायरी में। मैं ऋतु शर्मा एक बार फिर से हाजिर हूँ कृषि, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य और पर्यावरण से जुड़ी तमाम हलचलों के साथ। आइए जानते हैं कौन कौन सी सूचनाएं और जानकारियां रही सुर्खियों में। आज हम बात करेंगे भारत में मॉनसून की स्थिति की। जानेंगे मध्य प्रदेश के लोगों के लिए क्या है राहत भरी खबर। बताएंगे दिल्ली में प्याज के सस्ते होने का कारण। समझेंगे लगातार ऑफिस में बैठकर काम करना क्यों है खतरनाक। साथ ही बताएंगे कैसे अब रोशनी से भी बनाई जा सकेगी बिजली। बिहार में चल रहे चुनावों की प्रक्रिया को चुनाव आयोग ने एक बड़ा झटका दे दिया है। इस बार बिहार चुनाव के मतदान के नतीजों को एग्जिट पोल पर नहीं दिखाया जाएगा। चुनाव आयोग ने बिहार में पहले चरण के मतदान के दिन 12 अक्टूबर से अंतिम चरण के मतदान 5 नवंबर तक एग्जिट पोल के नतीजे किसी भी रूप में प्रकाशित और प्रसारित करने पर रोक लगा दी है। ये रोक 12 अक्टूबर की सुबह 7 बजे से 5 नवंबर की शाम 5:30 बजे तक प्रभावी होगी। आयोग ने एक अधिसूचना जारी कर संबंधित इलाके में मतदान शुरू होने के पहले 48 घंटे के भीतर किसी भी चुनावी पोल के प्रसारण या प्रकाशन पर रोक लगा दी है। भारत में जून से सितंबर के मॉनसून के दौरान इस साल सामान्य से 14% कम बारिश रिकॉर्ड की गई है। भारतीय मौसम विभाग ने इस बात की पुष्टि की है। मौसम विभाग ने इस साल के शुरुआत में ही सामान्य से करीब 12% कम बारिश का अनुमान लगाया था और जून से सितंबर के मॉनसून के दौरान 14% कम बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक इस बार देश के सिर्फ 55% हिस्से में ही सामान्य बारिश दर्ज की गई है। 30 साल में भारत में पहली बार ऐसा देखने को मिला है जब लगातार 2 साल सूखा पड़ा हो। बीती एक सदी में देश को 4 बार लगातार 2 वर्षों तक सूखे जैसे हालात का सामना करना पड़ा है। देश में पिछले वर्ष भी सामान्य से 12% कम बारिश दर्ज की गई थी। इस साल कम बारिश के कारण मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में लोगों को थोड़ा परेशान होना पड़ सकता है। कम बारिश के चलते जल संकट बढ़ने से फसल के उत्पादनों पर असर के साथ ही खाद्य वस्तुएं महंगी होने का अनुमान लगाया जा रहा है। कम बारिश के कारण फसलों के उत्पादन में कमी के साथ ही जल संकट का प्रभाव भी देखने को मिल सकता है। महंगाई का सबसे ज्यादा असर उड़द, तुअर, तिल, धान, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, ग्वार दालों के अलावा सब्जियों पर भी पड़ने के आसार हैं। देश में इस साल खरीफ फसल का लक्ष्य 1,13,900 रखा गया था। सभी फसलों में औसतन 15% नुकसान हुआ है। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए एक राहत भरी खबर है। सरकार की बहुचर्चित परियोजना मनरेगा के तहत राज्य में सूखे से परेशान किसानों को निजात दिलाने के लिए एक बार फिर से ग्रामीण इलाकों में मदद के लिए धनराशि आवंटित की जाएगी। संयुक्त प्रगतिशील संगठन यानी सपरंग की पिछली सरकार की चर्चित और महत्वाकांक्षी परियोजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा के लिए पिछला साल बेहद खराब रहा, लेकिन मॉनसून में सूखे के कारण ये योजना इस बार सफल हो सकती है। ग्रामीण इलाकों को राहत देने के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक संगठन यानी राजग की मौजूदा सरकार ने एक बार फिर मनरेगा के मद में आवंटन बढ़ाने का फैसला किया है। इस योजना के तहत इस साल इसकी धनराशि पहले से भी ज्यादा की गई है। माना जा रहा है कि जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, वहां मनरेगा के तहत रकम का आवंटन बढ़ाया जा सकता है। इस साल केंद्र ने राज्यों को मनरेगा के लिए 24,828 करोड़ रुपए की राशि जारी की है, जबकि पिछले वित्त वर्ष के शुरुआती 6 महीने में केवल 20,513 करोड़ रुपए जारी किए थे। दिल्ली की मंडियों में प्याज की कीमतों में भारी गिरावट आ गई है। ये कीमतें प्याज के मुख्य उत्पादक राज्य महाराष्ट्र से भी सस्ती है। इसकी वजह दिल्ली में अफगानिस्तान से आयातित सस्ते प्याज का प्रभाव है। दिल्ली की मंडियों में मुख्य उत्पादक राज्य महाराष्ट्र के मुकाबले प्याज के दाम ज्यादा तेजी से घट रहे हैं। इसकी वजह दिल्ली में अफगानिस्तान से आयातित सस्ते प्याज की आपूर्ति बढ़ाना है। अफगानिस्तान से आने वाले प्याज की कीमत 2500 से 3000 रुपए प्रति क्विंटल,
जबकि दिल्ली में देसी प्याज की अधिकतम कीमत 3,800 रुपए प्रति क्विंटल तक है। कारोबारियों के मुताबिक दशहरे के बाद प्याज की कीमतें और तेजी से गिर सकती हैं। धान की कमजोर फसल के बाद भी उत्तर प्रदेश सरकार ने इस साल के लिए 42 लाख टन की सरकारी खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया है। धान की सरकारी खरीद में खाद्य विभाग के अलावा 10 अन्य एजेंसियों की भी मदद ली जाएगी। बीते साल उत्तर प्रदेश सरकार ने 40 लाख टन धान की खरीद का लक्ष्य रखा था, जिसकी तुलना में आधी खरीद भी नहीं हो सकी है। इस साल प्रदेश में धान की सरकारी खरीद शुरू हो गई है और इस साल धान की कमजोर फसल के बाद सरकार ने 42 लाख टन की सरकारी खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया है। उत्तर प्रदेश शासन ने खरीद विपणन वर्ष 2015-16 में मूल्य समर्थन योजना के तहत धान खरीद नीति लागू कर दी है। शासन ने खरीद केंद्रों का समय सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक तय किया है, लेकिन जिला अधिकारी स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार खरीद केंद्र के खुलने व बंद होने के समय में परिवर्तन करने के लिए अधिकृत होंगे। देश में महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में अब टाटा कम्युनिकेशंस और मास्टरकार्ड ने एक महत्वपूर्ण पहल की है। इस पहल के तहत इन दोनों कंपनियों का लक्ष्य विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के देशों में 25,000 महिलाओं को वित्तीय रूप से सशक्त बनाने में सहयोग देना है। टाटा कम्युनिकेशंस और मास्टरकार्ड ने भारत, नाइजीरिया, इंडोनेशिया जैसी विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के देशों में 25,000 महिलाओं को वित्तीय रूप से सशक्त बनाने के लिए भागीदारी की है। उनका लक्ष्य 2020 तक इस आंकड़े को 10 करोड़ तक पहुंचाने का है। दोनों कंपनियों ने अगले 5 साल के दौरान मोबाइल प्लेटफॉर्म के जरिए अपनी साझा सोच को पूरा करने के लिए हाथ मिलाया है। इसमें वित्तीय, स्वास्थ्य और शिक्षा समाधान व सेवाएं शामिल हैं। इस परियोजना की शुरुआत पायलट परियोजना के रूप में भारत, नाइजीरिया, इंडोनेशिया जैसे देशों में की जाएगी। अभी वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी हमारी ये चर्चा जारी रहेगी। गुजरात के उत्पादित खरीफ फसलों का पहला उत्पादन अनुमान गुजरात कृषि विभाग ने जारी कर दिया है। एम्स से एम्स ट्रॉमा सेंटर जाने के लिए अब केवल 5 मिनट का समय लगेगा। डीएमआरसी की मदद से तैयार सुरंग को नवंबर महीने में शुरू किया जाएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आने वाले समय में हरियाणा राज्य में कृषि पशुपालन में विदेशों से सहयोग मिल सकता है। कृषि क्षेत्र से लेकर खेल, पर्यटन, शिक्षा और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में ऑस्ट्रेलिया ने हरियाणा के साथ सहयोग बढ़ाने की इच्छा जाहिर की है। हरियाणा में कृषि, पशुपालन और खेल इत्यादि क्षेत्रों में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सहयोग मिल सकता है। इससे न सिर्फ हरियाणा का विकास होगा, बल्कि वहां रह रहे लोगों को भी इससे खासा फायदा होगा। स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में ऐसा करने से बड़ा बदलाव होगा और लोगों की परेशानियां काफी हद तक हल हो सकेंगी। ऑस्ट्रेलिया इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पोर्ट्स मेडिसिन और स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के क्षेत्र में भी हरियाणा के साथ सहयोग बढ़ाने को तैयार है। अगर अभी तक आपका वोटर कार्ड नहीं बना है तो आने वाले 1 जनवरी 2016 को आप अपने वोटर कार्ड बनवा सकते हैं। अगर आपकी उम्र 1 जनवरी 2016 को 18 साल या उससे ज्यादा हो जाएगी और अभी तक आपका वोटर कार्ड नहीं बना है, तो आपके पास फिर वोटर कार्ड बनवाने का मौका है। चुनाव आयोग वोटर लिस्ट का स्पेशल समरी रिवीजन करने जा रहा है। इसमें नया वोटर कार्ड बनवाने के साथ उन लोगों को भी मौका मिलेगा जिनका नाम वोटर लिस्ट से कट गया है। इस दौरान दिल्ली की 1600 से ज्यादा पोलिंग लोकेशंस पर वोटर लिस्ट डिस्प्ले किए जाएंगे। साथ ही दिल्ली के सीओ की वेबसाइट पर भी ये लिस्ट उपलब्ध होगी। अगर इस लिस्ट में नाम नहीं है तो अपना नाम जुड़वाने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वोटर लिस्ट में किसी तरह का कोई बदलाव कराना है तो 30 अक्टूबर से पहले करा सकते हैं। गुजरात के उत्पादित खरीफ फसलों का पहला उत्पादन अनुमान गुजरात कृषि विभाग ने जारी कर दिया है। माना जा रहा है कि इस खरीफ वर्ष में फसलों का उत्पादन पिछले खरीफ वर्ष से ज्यादा हुआ है। गुजरात कृषि विभाग ने वर्ष 2015 की खरीफ फसल के उत्पादन का पहला अग्रिम अनुमान जारी किया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में तिलहन का कुल उत्पादन लगभग 40,000 टन और दलहन का कुल उत्पादन लगभग 39 लाख टन होने का अनुमान है। राज्य सरकार ने मूंगफली का उत्पादन 23 लाख टन रहने का अनुमान जारी किया है। इसके साथ ही गुजरात में कैस्टर सीड यानी अरंडी का उत्पादन इस खरीफ सीजन में लगभग 17 लाख टन रहने के आसार हैं।
दिल्ली में जिनके पास बिजली से चार्ज करके चलाने वाले दोपहिया वाहन हैं, उनको सरकार की तरफ से जल्दी एक खास सुविधा मिल सकती है। बिजली से चार्ज होकर चलने वाले दोपहिया वाहनों के लिए पूरी दिल्ली में 200 वाहन चार्जिंग स्टेशनों की शुरुआत करने की योजना बनाई जा रही है। इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाली कंपनियों के संगठन सोसाइटी ऑफ मैन्युफैक्चरर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स ने पूरी दिल्ली में 200 वाहन चार्जिंग स्टेशन खोलने का दिल्ली सरकार से प्रस्ताव किया है। संगठन ने ये उम्मीद भी जताई है कि दिल्ली सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन खरीदने वाले ग्राहकों को सब्सिडी का भुगतान शुरू होने से राजधानी में प्रदूषण रहित वाहनों की मांग बढ़ेगी। इससे अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। रोजगार के साथ ही इस पहल से वातावरण भी प्रदूषण मुक्त रहेगा। मध्य प्रदेश में अब कृषि क्षेत्र में उपयोग में आने वाले उपकरणों पर भी ऑनलाइन अनुदान दिया जा सकता है। फिलहाल ये सुविधा प्रदेश के कुछ ही हिस्सों में जारी की गई है। कृषि यंत्रों और सिंचाई उपकरणों के अनुदान का वितरण अब ऑनलाइन होगा। किसान कल्याण और कृषि विकास विभाग ने पारदर्शिता के लिए ये प्रोजेक्ट अभी इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में ही लागू किया है। इससे प्राप्त परिणाम के आधार पर इसे प्रदेश के अन्य जिलों में लागू किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2015-16 में ऑनलाइन प्रक्रिया में सम्मिलित कृषि यंत्र और सिंचाई उपकरणों की सूची भी जारी कर दी गई है। ट्रैक्टर, पावर टिलर, सभी प्रकार के शक्ति चलित और स्वचालित कृषि यंत्र, सिंचाई पाइपलाइन जैसे कृषि यंत्र और सिंचाई उपकरणों के लिए अनुदान का वितरण ऑनलाइन करने की योजना है। अगर आप एम्स हॉस्पिटल में हैं और एम्स के ट्रॉमा सेंटर जाना चाहते हैं और वक्त की कमी है तो घबराइए मत। अब आने वाले समय में आपकी टेंशन दूर होने वाली है। एम्स से एम्स ट्रॉमा सेंटर ले जाने के लिए अब केवल 5 मिनट का समय लगेगा। एम्स से एम्स ट्रॉमा सेंटर जाने के लिए अब केवल 5 मिनट का समय लगेगा। डीएमआरसी की मदद से तैयार सुरंग को नवंबर महीने में शुरू किया जाएगा। 12 मीटर चौड़ी इस सुरंग की मदद से गंभीर मरीजों को कम से कम समय में ट्रॉमा सेंटर तक पहुंचाया जा सकेगा। एम्स प्रवक्ता ने बताया कि सुरंग का रास्ता शुरू होने के बाद दोनों अस्पतालों की दूरी को कम किया जा सकेगा। अभी एम्स से ट्रॉमा सेंटर जाने के लिए रिंग रोड को इस्तेमाल किया जाता है, जिससे ट्रॉमा सेंटर तक पहुंचने में 30 मिनट का समय लग जाता है। लेकिन सुरंग शुरू होने के बाद 5 से 10 मिनट में मरीजों को ट्रॉमा सेंटर तक पहुंचाया जा सकेगा। सुरंग के रास्ते से एम्बुलेंस को भी ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया जा सकेगा। फिलहाल रुकते एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कैसे पानी के साथ अब रोशनी से भी बनाई जा सकेगी बिजली। सरकारी स्कूलों में बच्चों को मिलने वाले मिड डे मील की जांच अब हर महीने की जाएगी। केंद्र सरकार आने वाले समय में हवाई किराए को रेल किराए के बराबर करने का मन बना रही है। इसके लिए छोटे शहरों के बंद पड़े एयरपोर्ट को इस्तेमाल करने का प्लान है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है देश डायरी में। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से 10वीं 12वीं की परीक्षा देने वाले प्राइवेट छात्रों के लिए एक राहत भरी खबर है। ऐसे छात्रों को अब फॉर्म भरने के लिए सेंटर्स पर नहीं जाना पड़ेगा। छात्र अपने फॉर्म अब ऑनलाइन ही भर सकते हैं। सीबीएसई ने मार्च 2016 में होने वाली परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने की सुविधा प्रदान की है। छात्र www.cbse.nic.in के माध्यम से ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही छात्रों को फॉर्म भरने में होने वाली समस्या को देखते हुए विभाग ने टोल फ्री नंबर 1811-2002 भी जारी किया है। छात्र इस पर सुबह 9:30 बजे से शाम 7 बजे तक फोन कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरने के साथ साथ फीस का भुगतान भी ऑनलाइन किया जा सकेगा। फॉर्म भरने के बाद उन्हें परीक्षा के लिए सेंटर भी आवंटित कर दिए जाएंगे। सरकारी स्कूलों में बच्चों को मिलने वाले मिड डे मील की जांच अब हर महीने की जाएगी। साथ ही अगर स्कूलों में बच्चों को मिड डे मील नहीं दिया जाएगा तो इसके बदले में बच्चों को अब स्कूल द्वारा भत्ता दिया जाने पर विचार किया जा रहा है। सरकारी स्कूलों में मिड डे मील में लापरवाही के कारण कई बच्चे बीमार होते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। स्कूल में मिलने वाले मिड डे मील की गुणवत्ता व पोषण मानकों को सुनिश्चित करने के लिए एक मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला द्वारा हर महीने इसकी जांच की जाएगी। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित नियमों के मुताबिक स्कूलों में बच्चों को दिए जाने वाले मिड डे मील को सरकार के खाद्य शोध प्रयोगशालाओं या मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं द्वारा मूल्यांकन व प्रमाणित किया जाएगा। इस नियम के मुताबिक अगर मिड डे मील का फंड खत्म हो गया हो तो स्कूल किसी और मद के फंड का इस्तेमाल मिड डे मील के लिए कर सकता है।
इसके तहत अगर बच्चों को मिड डे मील नहीं दिया जा सकता तो स्कूल द्वारा उन्हें भत्ता दिया जाएगा। ये उपाय मिड डे मील के नियमों का ही हिस्सा हैं, जिसे केंद्र सरकार ने मिड डे मील नियम 2015 के तहत अधिसूचित कर दिया है। ऑफिस में लगातार कई घंटों तक बैठकर काम करना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। इससे न सिर्फ आपको कई बीमारियों के होने का खतरा बढ़ जाता है, बल्कि इससे आपकी उम्र भी कम होती है। अगर आप ज्यादा देर तक ऑफिस में बैठकर काम करते हैं तो ये आगे चलकर आपकी सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है। डॉक्टर्स का मानना है कि लगातार लंबे समय तक एक ही जगह पर बैठकर काम नहीं करना चाहिए। विशेषज्ञों का कहना है कि लगातार लंबे समय तक बैठे रहने से ज्यादातर पुरुषों में डायबिटीज, कब्ज, पेट का बढ़ना, पैरों में दर्द का होना, ब्लड प्रेशर और हृदय संबंधी बीमारियां हो सकती हैं। वहीं महिलाओं में मोटापा, एसिडिटी, पेट फूलना, पैरों में सूजन जैसे रोग हो सकते हैं। इसके साथ ही दिल से जुड़ी बीमारी होने का खतरा भी बढ़ जाता है। डॉक्टरों के मुताबिक ज्यादा देर तक बैठने से बचने के लिए थोड़ी थोड़ी देर में अपनी सीट से उठकर अगर चले तो ऐसा करना भी उनके लिए फायदेमंद होगा। अगर आपको हवाई यात्रा करने का मन है और महंगी टिकट के कारण आपको बार बार सोचना पड़ रहा है, तो अब आपको सोचने की जरूरत नहीं है। बहुत जल्द अब हवाई टिकट भी रेल टिकट के दाम पर ही मिलने वाली है। केंद्र सरकार आने वाले समय में हवाई किराए को रेल किराए के बराबर करने का मन बना रही है। इसके लिए छोटे शहरों के बंद पड़े एयरपोर्ट को इस्तेमाल करने का प्लान है। सरकार की कोशिश है कि 1 घंटे के हवाई सफर का किराया 2000 से 2500 रुपए के बीच हो। देश में 30 करोड़ मिडिल क्लास लोग ऐसे हैं जो जिंदगी में कम से कम एक बार हवाई सफर करना चाहते हैं। देश में करीब 31 एयरपोर्ट ऐसे हैं जहां पैसेंजर की कमी की वजह से या तो फ्लाइट्स ऑपरेशन बंद हो गए हैं या फिर शुरू ही नहीं हो पाए हैं। सरकार की नजर इन्हीं 31 एयरपोर्ट्स पर है। अगर इस प्रपोजल को लेकर समिति बनती है तो अगले साल अप्रैल से इसे लागू किया जा सकता है। इसके तहत टिकट की एक्चुअल कॉस्ट और किराए के बीच का अंतर सरकार देगी। अभी तक बिजली सिर्फ पानी और तकनीक के जरिए ही बनती है, लेकिन आने वाले समय में अब रोशनी के जरिए भी बिजली बनाई जा सकती है। दुनिया में पहली बार रोशनी से सीधे बिजली बनाने के उपकरण को विकसित करने में बड़ी कामयाबी मिली है। शोधकर्ताओं के मुताबिक दुनिया का पहला ऑप्टिकल रेक्टेना उपकरण प्रकाश को सीधे डीसी करंट में परिवर्तित कर सकता है। इस उपकरण को कार्बन नैनो ट्यूब्स और छोटे रेक्टिफायर्स फैब्रिकेट्स की कई परतों से लैस किया गया है। ये उपकरण एंटीना की तरह सूरज या अन्य स्रोतों से रोशनी को लेकर विद्युत में बदलेगा। ये ऑप्टिकल रेक्टेना रोशनी संसूचक के लिए नई तकनीक उपलब्ध करा सकेगा, जो कूलिंग और ऊर्जा हार्वेस्टर्स के बिना संचालित किया जाएगा। ये बर्बाद होने वाली ऊर्जा को विद्युत में बदल देगा। इससे बिजली बनाने के लिए जहां पहले पानी का इस्तेमाल किया जाता था और पानी का वेस्टेज काफी होता था, वहीं अब इस तकनीक से पानी की बचत होगी। केला खाना स्वास्थ्य के लिए काफी फायदेमंद है, ये तो आप सभी जानते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि केले के साथ साथ इसका तना भी काफी फायदेमंद होता है। केले का तना, जिसे बनाना स्टेम भी कहा जाता है, इसमें कई पोषक तत्व होते हैं जो कि एक स्वस्थ शरीर के लिए महत्वपूर्ण हैं। लोग आमतौर पर डंठल की बाहरी परत को छीलकर निकाल देते हैं, लेकिन इसके भीतर काफी सारा फाइबर और खाने योग्य पदार्थ होता है। इसके साथ ही इसमें हमारे शरीर के लिए पर्याप्त फाइबर भी होता है। बनाना स्टेम का सेवन कब्ज और अल्सर को रोकने में सहायक होता है। इसका जूस बनाकर पीने से भी शरीर को काफी फायदा होता है और स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। अक्सर लोग अपने काम को लेकर इतने व्यस्त रहते हैं कि उन्हें अपने शरीर का ख्याल तक नहीं रहता। मजबूत हड्डियां हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, मगर जंक फूड का सेवन हमारी हड्डियों को कमजोर बनाता है। इसके लिए जरूरी है आहार और योग। हड्डियों को मजबूती देने के लिए योग सबसे बेहतर व्यायाम है। इसके अलावा मुद्रा वाले व्यायाम इसके लिए फायदेमंद हैं। जो घंटों बैठकर कंप्यूटर के आगे काम करते हैं, लगातार बैठे रहने से रीढ़ की हड्डी में तकलीफ बढ़ जाती है। मुद्रा वाले व्यायाम कंधों और पीठ दर्द में राहत देते हैं। हमेशा शरीर का सही संतुलन बनाकर रखें और स्वस्थ आहार जरूर लें। हड्डियों की मजबूती के लिए जितना जरूरी स्वस्थ आहार है, उतना ही जरूरी योग व व्यायाम भी है। हड्डियों की मजबूती ऐसे लोगों में ज्यादा उम्र तक रहती है जो व्यायाम करते हैं,
और ऐसा करने से आपकी उम्र तो लंबी होगी ही, साथ ही आप बीमारियों से भी बचे रहेंगे। तो दोस्तों, आज की देश डायरी में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों और सूचनाओं के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्ते।